राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक तुम्हारी शय में हम जिस लेख को पढ़ रहे थे उसका शीर्षक था तुम्हारे जोंकों की शय, जिसका एक भाग हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं और आज जो हम बनाएंगे वो उसका दूसरा और अंतिम भाग होने के साथ साथ इस पुस्तक का भी अंतिम एपिसोड है। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जोहार। तुम्हारी जोंकों की शय में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राहुल सांकृत्यायन जी पूरा डिस्क्राइब करते हैं उस सिस्टम को, जिस सिस्टम के तहत ये जोंकें जो समाज में गरीबों का खून चूसती हैं उनकी उत्पत्ति होती है और कैसे धीरे धीरे करके वे पूरे समाज को अपनी जकड़ में ले लेती हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे, चलिए मेरे साथ। इसी समय जर्मनी में एक विचारक पैदा हुआ जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने बतलाया कि बेकारी और युद्ध पूंजीवाद के अनिवार्य परिणाम रहेंगे, बल्कि जितना ही पूंजीवाद की संरक्षता में यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जाएगा, बेकारी और युद्ध उतना ही भयानक रूप धारण करते जाएंगे। उसने इससे बचने का एक ही उपाय बतलाया, साम्यवाद। जर्मनी, फ्रांस, जहां भी उसके अपने इन विचारों को प्रकट किया, वहां की सरकारें उसके पीछे पड़ गईं। पूंजीवाद समझ गए कि साम्यवाद उनकी जड़ काटने के लिए है। उनमें तो सारी संपत्ति का मालिक व्यक्ति ना होकर समाज रहेगा। उस वक्त हर एक को अपनी योग्यता के मुताबिक काम करना पड़ेगा और आवश्यकता के मुताबिक जीवन सामग्री मिलेगी, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सबके लिए उन्नति का मार्ग एक सा खुला रहेगा, कोई किसी का नौकर और दास नहीं रहेगा। भला धनी इसे कब पसंद करने वाले थे, लेकिन अभी तक मार्क्स के सिर्फ विचार हवा में गूंज रहे थे। मजदूरों पर उसका असर बिल्कुल हल्का सा पड़ रहा था। इसीलिए पूंजीवादियों का विरोध तेज न था, खास कर करके जबकि उन्होंने देखा कि इस समय के आग उगलने वाले प्रलोभनों को हाथ में आया पाकर पूंजीवाद के सहायक बन सकते हैं। दुनिया की जोंकों ने समझा कि साम्यवाद हमेशा हवा और आसमान की चीज रहेगा और उसे कभी ठोस जमीन पर उतरने का मौका नहीं मिलेगा। पूंजीवाद धीरे धीरे हर मुल्क में बढ़ रहा था। यूरोप में तो उसकी गति बड़ी तेज थी। अंत में सिपाहियों का देश जर्मनी भी उसकी बाढ़ से न बच सका, बल्कि प्रभावशाली जर्मनी ने यंत्रों के आविष्कार और प्रयोग में और भी अधिक योग्यता दिखलाई। पूंजीवादी सरकारों ने दांव पेच लगाकर दुनिया के हिस्से बिखरे कर दिए। जर्मनी ने देखा कि उसके लिए तो कहीं जगह नहीं। इसके लिए उसने वर्षों की तैयारी की, क्योंकि वह जानता था कि हथियार के बल पर उसे नया बाजार मिल सकता है। इसी आकांक्षा, इसी तैयारी का परिणाम था कि 1914 ईस्वी के महायुद्ध पूंजीवादी फैक्ट्रियों में गरीब का खून चूस कर तृप्त न थे। वे बाजार और नफा लूटने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार करना चाहते थे। तो अब इसके आगे से लेख बहुत दिलचस्प और जानकारियों से भरा हुआ होगा और उसका जिस युग की बात राहुल सांकृत्यायन जी इस वक्त कर रहे हैं, उस युग को हम समसामयिक घटनाओं के जरिए अपने सामने प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए इससे आगे का लेख ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं कि महायुद्ध ऑस्ट्रेलिया के युवराज की हत्या के कारण हुआ था, वे या तो भोले भाले हैं या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। युद्ध हुआ था जोंकों की खून की प्यास के कारण। जर्मनी की जोंकें परास्त हुई, फ्रांस और इंग्लैंड की जोंकें विजयी। इन जोंकों की लड़ाई में एक फायदा हुआ कि दुनिया के छठे हिस्से रूस से जोंकों का राज उठ गया। ये उस दौर की बात बता रहे हैं जब पहला विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद जर्मनी का उदय हुआ था और रशिया में जो है वो साम्यवाद पूर्ण तरीके से करीब करीब स्थापित हो गया था। लेकिन आज का रशिया उस रशिया से बहुत भिन्न है। अब वहां ईमानदारी से कमाकर खाने वालों का राज है। आरंभ में दुनिया की जोंकों ने पूरी कोशिश की कि वहां साम्यवाद शासन न होने पाए, लेकिन रूस के मजदूरों और किसानों ने हर तरह की कुर्बानी करके जान पर खेलकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। लेनिन के नायकत्व में संस्थापित रूस की साम्यवादी सरकार आज दुनिया की जोंकों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। सारा पूंजीवादी जगत देख रहा है कि दुनिया के सभी मजदूर किसान रूस की तरफ स्नेह भरी निगाह से देखते हैं और उससे अंतः प्रेरणा ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि कार्ल मार्क्स की उन्होंने कई जगह तारीफ करी है, लेकिन अपने देश में जो जाति व्यवस्था को उजागर किया डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी दुनिया के सामने,
और उनके हकों की जो लड़ाई लड़ी, उनका कहीं भी उन्होंने कोट नहीं किया है, उन्हें उल्टा उन्हें वैमनस्य फैलाने वाला साबित करने की कोशिश करी है। दिमागी गुलामी के एक लेख में हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। महायुद्ध के अंत में जोंकों के रक्त पिपासा के नंगे नाच को देखकर तथा रूस की क्रांति से प्रभावित होकर यूरोप के कितने ही देशों के मजदूरों में साम्यवाद का जोर बढ़ा। सामग्री तैयार थी उसका उपयोग करके वहां के साम्यवादी शासन स्थापित करने के लिए, लेकिन श्रम जीविकों के नेतृत्व जिन कमजोर दिल वाले शिक्षितों के कंधे पर था, उन्होंने अपनी कायरता और कमजोरी को जनता के मत्थे मढ़ा और इस प्रकार श्रमजीवी जागृति का वह वेग विश्रृंखलित हो गया। और यही बात हमारे भारतीय संदर्भों में भी फिट बैठती है। जितने भी कम्युनिस्ट नेता हैं जो अपने आप को मार्क्सवादी विचारों का पोषक कहते हैं, वे अपना बुर्जुआपन छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया है भारतीय संदर्भों में। तब तक मार्क्सवाद काफी हद तक पढ़ा जा चुका था, यहां तक कि भगत सिंह ने भी अपनी राइटिंग्स में मार्क्सवादी चिंतन को तहजीब दी है। पूंजीवादी महत्वाकांक्षी साम्यवादी नेताओं, जो कि आपस में होड़ और अनबन के कारण अपने लिए किसी बड़ी चीज की आशा न रखते थे, को आसानी से अपनी ओर मिला सकते थे। इसके लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी। एक तो आदर्श द्रोही नेता को नेतृत्व दे दिया जाए और इसमें पूंजीवाद का कोई नुकसान तो था नहीं। दूसरे, उसी थैली से मदद दी जाए, और यह बात भी पूंजीपतियों के लिए कड़वी नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ से सारी की सारी थैली को मजदूर छीन लेने वाले थे। तो छीन लेने वाले थे और छीन चुके थे। दो स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ थैली को छीन लेना सोचना जैसा ख्याली पुलाव, और एक तरफ उसको छीन लेना अलग बात है। इस प्रकार पूंजीवाद ने नया रूप फासिज्म धारण किया। उसने असली उद्देश्य को छिपाकर सामंतशाही के विनाशक पूंजीवाद के हथकंडे इस्तेमाल किए और राष्ट्रीयता के नाम पर जनता को अपने झंडे के नीचे एकत्र होने के लिए आह्वान किया। वर्षों से मजदूर और किसान अपने शिक्षित मध्यम श्रेणी के साम्यवादी नेताओं की कायरता और विश्वास से तंग आ गए थे। उन्होंने फासिज्म को राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन का संदेशवाहक समझकर मदद दी और इस प्रकार फिर से पूंजीवाद ने अपने को मजबूत किया। शोषकों और शोषितों को कायम करने वाले फासिज्म श्रमिकों के दुखों को भीतर से दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों पर नजर गड़ाई। इटली में फासिज्म के जन्म का यह इतिहास है। तो जो लोग जर्मनी को फासिस्टवाद से जोड़ते हैं वो यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मणिकर्णिका में भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि फासिस्टवाद क्या है और कहां से इसका शुरुआत हुई है, और जर्मनी से जो शुरुआत हुई थी वो नाजीवाद की थी। फासीवाद इटली की देन है। तो बहुत से लोग बोलते हैं फासिस्ट फोर्सेस आ गई हैं और उसको जर्मनी से जोड़ देते हैं, जो गलत है। अब यहां पर इसके आगे जर्मनी का जिक्र है, वो भी सुनिए। जर्मनी की जोंकें भी महायुद्ध में पराजित हुई, लेकिन विजेता कभी यह नहीं चाहते थे कि पराजित जोंकें बिल्कुल नष्ट कर दी जाएं। वे जानते थे कि जर्मनी में जोंकों का लोप इंग्लैंड और फ्रांस पर पूरा प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने उसे जीते रहने दिया। लड़ाई के बाद जर्मनी के श्रमजीवी भी अपने देश की जोंकों के अत्याचार को देखते देखते तंग आ गए थे और उनमें बड़ी जागृति हुई। तो भी शब्द के प्रयोग में प्रवीण किंतु मैदान में अत्यंत कायर शिक्षित नेतागणों ने उन्हें धोखा दिया और वे स्वर्ण युग को लाने का दिलासा दे देकर दिन बिताते रहे। तो यही कुछ स्थिति हमारे देश की भी इस वक्त हो रही है। दिलासे खूब हैं, स्वर्ण युग यानी कि अमृत काल के ढिंढोरे बहुत पीटे जा रहे हैं, लेकिन देश की स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। जो कि इतनी बेवकूफ ना थी, वे अवसर ताक रही थी। जब साम्यवादी इस तरह की अपनी कीमती समय को बर्बाद कर रहे थे, उस समय जोंके भी मंसूबे बांध रही थी। युद्ध के बाद की घटनाओं को देखकर पूंजीवादियों को विश्वास हो गया कि उनके स्वार्थों की रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं श्रमजीवी श्रेणी का हो, जिसके दिल में पूंजीवादी श्रेणी के अस्तित्व की आवश्यकता ठीक जचती हो। नाजिज्म में जर्मनी में जातीय पराभव और अपमान के नाम पर लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। आज यही स्थिति हमारे देश की भी है। हिंदू खतरे में है। पूंजीवादियों ने हिटलर के भूरी कमीज वाले संगठन को सुदृढ़ करने के लिए अपनी थैलियां खोल दी। भूरी
कमीज, खाकी रंग, ठेठ भाषा में नेताओं के विश्वासघात से पीड़ित कर्तव्य विमूढ़ श्रमजीवी श्रेणी धीरे धीरे हिटलर के फरेब में फंसने लगी और 1933 तक उसने अपनी शक्ति इतनी मजबूत कर ली कि शासन की बागडोर उसके हाथ में आ गई। हिटलर के शासन के 4 वर्षों 1933 से 1937 के बीच मजदूरों की जीवन वृत्ति जर्मनी में आधी हो गई और पूंजीपति चैन की बंसुरी बजाने लगे तो पूंजीवाद के नए अवतार फासिज्म और नाजिज्म श्रमजीवी नेता जनता की आंख में धूल झोंकना अच्छी तरह जानते हैं। हिटलर ने जर्मनी के स्वाभिमान को लौटाने और बृहत्तर जर्मनी के निर्माण का प्रोग्राम उनके सामने रखा। जर्मनी की क्या स्थिति हुई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 2 विश्व युद्धों के बीच की स्थिति यहां पर डिस्कस वे कर रहे हैं। और उस वक्त तक हमारे यहां भी खाकी वर्दी वाला संगठन वर्चस्व में आ गया था और पूर्ण रूप से सुचारू तरीके से काम वो कर रहा था। आरएसएस 1925 में स्थापित हो गया था, उसका यहां पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। अपने भारतीय संदर्भों पे जैसे ही बात आती है तो राहुल सांकृत्यायन जी साफ बच निकलते हैं। कभी कभी उनके लेख पढ़कर लगता है कि राहुल सांकृत्यायन जी को पढ़ते लिखते लिखते अचानक ध्यान आ जाता है कि उनका असली नाम केदारनाथ पांडे है। फ्रांस और इंग्लैंड का पूंजीवाद पूंजीपतियों के वैयक्तिक स्वार्थ और अदूरदर्शिता के कारण श्रमजीवी जनता को अपनी ओर उतना खींच नहीं सकता था, इसलिए उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। उधर जर्मनी पूंजीपतियों के स्वार्थ को आंख से ओझल होकर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जबरदस्त शराब पिला रहा था। दोनों ही तरफ जोंकों के स्वार्थ का सवाल था और दोनों ही तरफ की जोंक अपने अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही थी। तो जर्मनी के राष्ट्रवाद को पोषित करने के लिए पूंजीपतियों ने अपनी थैलियां खोल दी, अपनी तिजोरियां खोल दी। वही स्थिति जो 1973 की यहां पर 1933 की डिस्कस कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी, आज 90 सालों बाद हमारे देश में वही स्थिति है। राष्ट्रवाद एकदम चरम पर है और हमारे बहुजन नेताओं की कायरता ने हमारे बहुजन हितों को बहुत पीछे धकेल दिया है। वो मूवमेंट जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद कांशीराम जी ने और काफी हद तक जगजीवन राम जी ने खींचकर आगे तक किया था, वो आज काफी पीछे दिखाई दे रहा है। 3 वर्ष की तैयारी के बाद हिटलर ने जर्मन स्वाभिमान लौटाने के लिए सबसे पहले कुछ करना चाहा। जापान के मंचूरिया को हड़प कर दिखला दिया था कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के पूंजीवादी आपस में असहमत और लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। वह फ्रांस और इंग्लैंड के भीतर मतभेदों को भी जानता था और समझता था कि इंग्लैंड सिर्फ अपनी पगड़ी बचाना चाहता है। यही समझकर 7 मार्च 1936 ईस्वी को हिटलर ने जर्मन फौजें राइनलैंड में उतार दी और फ्रांस तथा इंग्लैंड मुंह ताकते रह गए। 2 बरस 4 दिन बाद जबकि मुसोलिनी अबिसीनिया में इंग्लैंड की कलाई खोल चुका था, 11 मार्च 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। बाहर की जोंकें तिलमिलाकर रह गईं, लेकिन जर्मन जोंकों की प्यास न इतने से बुझ सकती थी और न जर्मन जनता को चिरकाल तक मक्खन छोड़ आलू खाने के लिए तैयार रखा जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुजन नेताओं ने अब बहुजन हितों की बात करना छोड़ दिया है। अब सारे सवाल जनता की अदालत में लाए जाने चाहिए, इसीलिए बोला है पॉइंट टू बी नोटेड कि मक्खन छोड़कर आलू नहीं खाया जा सकता ज्यादा दिन। तो ये स्थिति कर दी थी झूठे राष्ट्रवाद ने जर्मनी की कि मक्खन छोड़ आलू खाने पर डिग्रेड हो गया था। आलू खाने को राजी रखने के लिए ना जाने अभी हिटलर को और कितने कांड करने होंगे। अक्टूबर 1938 को हिटलर के सुडेटेनलैंड और चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया और 15 मार्च 1938 ईस्वी को सारी चेकोस्लोवाकिया को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। दुनिया भर की जोंकें अगले युद्ध के लिए जबरदस्त तैयारियां कर चुकी हैं। अच्छा, थी तो हमारे लिए है, उनके लिए तो ये टाइम पीरियड आंखों के सामने का था। अगले युद्ध के नरसंहार के सामने पिछला महायुद्ध कोई अस्तित्व नहीं रखेगा। अगला युद्ध जो होता है वो पिछले से कहीं ज्यादा भयानक होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए भारतीय संदर्भों में 1992 का दौर था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जो हिंसा हुई थी। अब जबकि
राम मंदिर बनने जा रहा है, फैसला आ चुका है, उसके बाद क्या औचित्य है मस्जिद पर खड़े होकर चिल्लाने का, भगवा झंडा फहराने का? ये क्या संदेश दे रहा है? तो पिछला 1992 का जो दौर था उससे कहीं ज्यादा हिंसात्मक दौर आने वाला है। दुनिया भर की जोंके अगले युद्ध के लिए जबरदस्त तैयारियां कर चुकी हैं। अगले युद्ध के नरसंहार के सामने पिछला महायुद्ध कोई अस्तित्व नहीं रखेगा। जर्मनी के पास जहां अब 8 करोड़ आदमी जोंकों के लिए नए बाजार पर कब्जा करने के वास्ते खून बहाने को तैयार हैं, वहां उसने हवाई, सामुद्रिक और स्थानीय युद्धों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र तैयार कर रखे हैं। अब उनके हवाई जहाजों की एक चढ़ाई में 1.25 करोड़ आबादी का लंदन निर्जन हो सकता है। लड़ाई में मरने वाले सिर्फ सैनिक नहीं रहेंगे, अब तो मरने वालों की अधिक संख्या होगी निरपराध नागरिकों की। कोई बूढ़ों बच्चों की परवाह नहीं करेगा। सभी जोंके बड़े जोश के साथ संसार में प्रलय लाने की तैयारियां कर रही हैं। जिस वक्त मनुष्य जाति ने अपने भीतर पहली जोंक पैदा की थी, उस वक्त उसे क्या मालूम था कि जोंके बढ़कर आज उसे यह दिन दिखलाएंगी। उसके विनाश के बिना संसार का कल्याण नहीं, जोंको तुम्हारी क्षय हो। और यहां पर यह लेख समाप्त होता है और ये पुस्तक भी। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बहुत उत्तेजित हो गई थी आज ये सब कुछ पढ़ के, और जो देश के सामने चल रहा है वो सही नहीं है। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और इससे आपने कोई सीख भी ली या नहीं। इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, अंबेडकर नामा को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।